6 अगस्त 1945 जापान के शहर हिरोशिमा में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सुबह का वक्त था जब लोगों को आसमान से एक अमेरिकन जहाज बोइंग B-29 नजर आता है। सुबह के 7 बजे जापानी रेडार ने एक अमेरिकन त्यारे को आते हुए देख लिया था। पूरे जापान में रेडियो प्रोग्राम रोक दिए गए और खतरे के सायरन बजा दिए गए। इस वक्त जापान में पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि इस जहाज को रोकने के लिए कोई जहाज न उड़ाया गया। ठीक 8:15 पर इस एयरक्राफ्ट से कुछ नीचे गिरता है। इस एटम बम को नीचे गिरने में पूरे 43 सेकंड लगते हैं और इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म। इस एटम बम के फटने से जहाँ तक इसका असर गया वहाँ तक ज़मीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। कुछ ही सेकंड्स में 80,000 लोग मारे जाते हैं। लेकिन ये एटम बम गिराया क्यों गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब हिटलर ने 1939 में पोलैंड को इन्वेड किया और एक एक करके बहुत से मुल्क इस जंग में धकेले गए। ये जंग दो बड़ी ताकतों के दरमियान थी। एक थी जर्मनी, जापान, नाजी और इटली, जिन्हें एक्सिस पावर कहा जाता था, और दूसरी तरफ थे यूएसए, सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन। इन्हें एलाइड पावर कहकर बुलाया जाता था। एलाइड में फ्रांस और चाइना भी थे, लेकिन शुरू में अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस जंग का हिस्सा ना बने। पहली जंग अजीम के बाद अमेरिका ने सोच लिया था कि वो यूरोप और एशिया के दरमियान जो भी हो इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जब 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर हमला किया, इसके बाद यूएसए को भी इस जंग में आना पड़ा। 1940 में जापान ने फ्रांस से जंग छेड़ी और इसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने जापान को जंग से रोकने के लिए इसको कॉपर, आयरन और स्टील की एक्सपोर्ट रोक दी। लेकिन इससे जापान को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर अमेरिका ने जापान को ऑयल की एक्सपोर्ट रोक दी। इन दिनों ऑयल एक बहुत ही अहम रिसोर्स था और जापान को 80% ऑयल अमेरिका से आता था। अमेरिका ने ऑयल के लिए शर्त रखी कि पहले आप चाइना के एरिया से बाहर निकलें और जर्मनी और इटली के साथ अपनी अलायंस को ख़त्म करें। जापान ने देखा कि मलेशिया और इंडोनेशिया के पास ऑयल के अच्छे रिसोर्सेज हैं, क्यों ना इन पर कब्ज़ा जमाकर अपनी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। फिर ऑयल के लिए अमेरिका पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बस मसला एक था, इंडोनेशिया के इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। जापान को ख़तरा था कि कहीं इस दौरान अमेरिका इस पर हमला ना कर दे, और इस दौरान हमला ना भी करता तो जब हम फिलीपींस पर कब्ज़ा करना चाहेंगे तो अमेरिका लाजमी हम पर हमला करेगा, क्योंकि इस वक्त फिलीपींस अमेरिका की टेरिटरी थी। जापान को अंदाज़ा था कि अमेरिका इससे ज़्यादा ताकतवर है और अगर लड़ाई लंबी हो गई तो अमेरिका जापान को हरा देगा। इसलिए जापान सोचता है कि क्यों ना छुपके से अमेरिका के मिलिट्री एयरबेस पर हमला करके इसके सारे फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया जाए। इस सोच के साथ 7 दिसंबर 1941 को जापान यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर अटैक कर देता है। 350 से ज़्यादा जापानीज़ नेवी के एयरक्राफ्ट हमला करते हैं और 2 घंटे के अंदर 19 यूएस नेवी के शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और 2000 से ज़्यादा मिलिट्री के लोग मार दिए जाते हैं। और कुछ ही घंटों के बाद जापान जाकर फिलीपींस पर कब्ज़ा कर लेता है। ये देखकर अमेरिका जापान के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर देता है। यही वक्त था जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना। इसके बाद ब्रिटेन और चाइना भी जापान के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर देते हैं। ये देखकर नाज़ी, जर्मनी और इटली यूएसए के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर देते हैं। साल 1943 तक इटली सरेंडर कर देता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है और जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। तो एक्सिस पावर में सिर्फ जापान बच जाता है। जापान की एयरफोर्स में एक स्पेशल मिलिट्री बेस यूनिट बनाया गया जिसका नाम कैमिकाज़े रखा गया। इन पायलट्स का काम था कि वो अपने जेट्स में बैठकर
ان جیٹس کو دشمن کی شپس میں کریش کر دیں گے۔ امریکہ نے سوچا کہ اپنی ملٹری جاپان بھیجیں اور وہاں جا کر جنگ کریں۔ اس آپریشن کا نام آپریشن ڈاؤن فال رکھا گیا۔ امریکہ اور جاپان کے درمیان آخری بڑی لڑائی اوکیناوا کے مقام پر ہوئی۔ امریکہ نے اپنی فوج کو اوکیناوا کے مقام پر اتارا۔ امریکہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ کوئی بھی جاپانی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ جاپانی لوگ ملک کی اکنامک سچویشن دیکھ کر حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور جاپانی حکومت سرنڈر کر دے گی، لیکن سرنڈر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ آخر امریکہ نے یہ لڑائی جیت لی، لیکن اس جنگ کا امریکہ کو بھی بہت نقصان ہوا۔ 12,000 امریکن سولجرز مارے گئے اور 50,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف 1,10,000 جاپانی سولجرز مارے گئے۔ 16 جولائی 1945 کو امریکہ پہلا اٹامک بم ٹیسٹ کرتا ہے اور یہ ٹیسٹ کامیاب ہوتا ہے۔ امریکہ جاپان پر اٹامک بم گرانے کا پلان بناتا ہے، لیکن یہ طے کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے پہلے جاپان کو آخری چانس دیا جائے۔ 26 جولائی 1945 امریکہ، چائنا اور برٹین جاپان سے سرنڈر کا کہتے ہیں، لیکن جاپانی حکومت سرنڈر کے لیے تیار نہیں تھی۔ 3 اگست 1945 یو ایس پریزیڈنٹ نے جاپان پر اٹامک بم گرانے کی اجازت دے دی۔ 6 اگست 1945 بوئنگ B-29 ہیروشیما شہر کے اوپر سے گزرتا ہے اور اس جیٹ میں ہوتا ہے لٹل بوائے اٹامک بم۔ ٹھیک 8:15 پر اس اٹامک بم کو گرا دیا جاتا ہے اور امریکہ دنیا کا پہلا نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے والا ملک بن جاتا ہے۔